जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10th को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है इस वक्त और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो जो नेमिंग जो दी जाती है, नोमेनक्लेचर जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अल्काइल रेडिकल जो भी आप अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो पढ़ा जाता है। और अगर यहाँ से मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो या तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है या फिर यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। तो मैक्सिमम जो है यही चांसेस होते हैं कि ये वाले जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्लियर हो गया? तो इनको जो है ना वो आप इसी तरह कहें कि अपने ऊपर फ़र्ज समझ के इनको याद करवा लें कि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक हो गया? और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंशाल्लाह सेकंड लास्ट जो है टॉपिक होगा और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो है टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स होता है वो होता है कोल, COAL, कोल। कोल जो होता है इसको उर्दू ज़बान के अंदर हम इसे कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोयला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम हासिल करते हैं वो मैक्सिमम हम कोल से हासिल करते हैं। कैसे हासिल किए जाते हैं कि हम कोल को लेते हैं, कोल को लिया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर लिया जाता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन बर्निंग प्रोसेस। अगर हम कोल को लेंगे, मैं दूसरा भी इसकी वो लिख देता हूँ रीजन, अगर हम कोल को लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर तब्दील हो जाएगा। और अगर हम इनकम्प्लीट इसकी ऑक्सीजन देंगे तो ये कोक जो है ना वो उसमें तब्दील हो जाएगा, कार्बन ब्लैक के अंदर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगा। इसलिए कोल को जब हम करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बेटा इससे क्या बनती है हमारे पास? कोल गैस बनती है और कोल तार बनती है और कोक बनता है। ठीक हो गया? ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ से हासिल होती हैं? कोल से। जब हम कोल को कहाँ पर जलाते हैं? हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन। इसको जब हम जलाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज आर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? इसके बाद आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आएगा। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और याद रखना बेटा कि जो कोल होता है इट इज यूज एज फ्यूल। इसको हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं इन सॉलिड फॉर्म। आप देखते हैं ना कि ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। और वो चीज़ जिसमें कार्बन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है उसका कलर क्या होता है बेटा? ब्लैक होता है। उसका कलर भी क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ से अब क्या करते हैं कि हमारे पास जब यहाँ से निकलती है कोल से कोल तार निकलती है। अब जो कोल गैस होती है ना, इसका भी बुक में जिक्र किया हुआ है। कोल गैस जो एक्चुअली होती है आपके पास मीथेन, CH4, हाइड्रोजन और इसके साथ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है इसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और मीथेन होती है और क्या होगी? हाइड्रोजन होगी। और बेटा याद रखिएगा ये जो आपके पास 2 पाई जाती हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो हमारे घरों में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है और इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। ये जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम कहते हैं सिंथेसिस गैस।
क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। इसको आप जो है जो इंडस्ट्री के अंदर जब हम शीशा बनाते हैं तो शीशे को हमने पहले मेल्ट करना होता है, ठीक है। जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो उस वक्त हम जो गैस यूज़ करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जो सॉलिड शीशे को किस में तब्दील कर देती है, मोल्टन फॉर्म में तब्दील कर देती है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। फिर हमारे पास आता है कोल तार जो होती है, इसे टार भी कहते हैं, इसे तार भी कहते हैं। कोल टार जो होती है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं एब्रीविएशन OC लिख रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सच एज बहुत इंपॉर्टेंट बेंजीन होता है, ठीक है, जिसे माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था 1825 के अंदर। और जो बेंजीन होती है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। आगे आप इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो बेहतर है आप यहीं पे से याद कर लें। एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन के साथ इसके अंदर से आपके पास फिनोल निकल जाता है और इस तरह की ज़ाइलीन वगैरह जो है वो इसी से निकल आती हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनिक किसमें होती हैं, कोल तार के अंदर। अब जब हम इन कोल तार से इस तरह के सारे कंपाउंड को निकाल लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा क्या होता है, आपके पास सेपरेशन का एक मेथड है जिसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चीज़ों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और ये जो होता है जिसके अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब कोल को बर्न करना, और उसको आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। जब आप इन कंपाउंड को वहाँ से निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोल तार था और मैंने कोल तार के बाद सारी की सारी चीज़ें निकाल ली, सारी चीज़ें जो हैं निकाल ली, उसके अंदर से बेंजीन निकाल लिया और सारा कुछ निकाल लिया, तो मेरे पास एक सब्सटेंस बच जाती है, उसको हम कहते हैं पिच, PITCH। इसमें फिजिक्स वाली पिच नहीं है जिसमें वो आप चेक करते हुए श्रिल्स वगैरह, और ये पिच ये क्या है, यहाँ पर जब रेजिड्यू इससे निकाल लेते हैं, किससे, कोल तार से सारा कुछ निकाल लेते हैं, उसके बाद एक आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर जो चीज़ बचती है उसको आप क्या कहते हैं, पिच। इसको सादा जो है हम जो देसी ज़बान में कहते हैं लुक के स्पेलिंग में ये लिख रहा हूँ लेकिन ये नहीं है, लुक होती है। ये जो सड़कों पे नहीं डाली जाती है अमूमन, आप देखते हो सड़क के ऊपर वो बजरी डालते हैं, बजरी डालने के बाद उसके बाद उन्होंने बड़ा सा वो डब्बा रखा था उसके साथ स्प्रे करते हैं, वो आपके पास क्या होती है, पिच होती है। और इसके ज़रिए अगर हम पिच जब हम उसके ऊपर डालते हैं तो आप देखते हैं जो रोड होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसके लिए वर्ड आप यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज्ड टू मेटल द रोड। ये रोड को क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है, मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए। क्या करने के लिए, मजबूत या पक्का करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पिच। एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब जरा देखें इसके अंदर कितने ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक आपके पास बन गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक बन गया आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसी तरह आपके पास क्या बन गया है, पिच बन गया है। तो पिच क्या हुआ, जब हम कोल तार के अंदर से सब कुछ निकाल लेते हैं उसके बाद हमारे पास एक सब्सटेंस बचती है जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। पिच को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रोडों को मजबूत करने के लिए, और इसको बिल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग्स के अंदर क्या किया जाता है, वो जब हम बुनियादें उसकी भर देते हैं ना, बुनियादें भर देते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर वो लुक्स ही फेंकते हैं। उससे ये होता है कि नीचे से सिलाब जो होता है ना, मॉइस्चर, वो ऊपर ना चढ़े। अगर वो ऊपर चढ़ेगा तो ये जो दीवारें होती हैं इनके ऊपर जो हम रंग करते हैं, पेंट करते हैं, जो कली करते हैं हम इसके ऊपर, उसके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। सो पहला सोर्स आपके पास क्या आ गया, कोल आ गया। अब मैं दूसरे सोर्स की तरफ चलता हूँ और दूसरा सोर्स हमारे पास आ जाता है जी पेट्रोलियम। सेकंड है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेटा वर्ड निकला है पेटर, इसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि पहाड़ों से, पत्थरों से निकलने वाला ऑयल। कहाँ से निकलने वाला, पत्थरों से निकलने वाला ऑयल। हमें पता है कि समंदर की बेसमेंट के अंदर सिर्फ क्या है, पत्थर ही तो मौजूद है, तो ये वहाँ से निकलता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक हो गया।
अब पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोल और पेट्रोलियम में फ़र्क है, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। पेट्रोल में और पेट्रोलियम में फ़र्क होता है। ज़मीन से जब हम पेट्रोल को निकालते हैं, जो ज़मीन से हम लिक्विड निकालते हैं, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो किसके अंदर होता है, डार्क ब्राउन कलर, और बाज बुक के अंदर क्या लिखा होता है, इसको डार्क ग्रीनिश कलर लिखा होता है, BROWN है, ब्राउन कलर के अंदर ये पाया जाता है। अब इसके अंदर ना सिर्फ पेट्रोल होता है बल्कि इसके अंदर बहुत सारी सब्सटेंसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इससे निकलता है, डीजल इससे निकलता है, हाई ऑक्टेन इससे निकलता है, गैसोलीन इससे, गैसोलीन पेट्रोल को ही कहते हैं, कैरोसिन इसी से निकल रहा होता है। यानी कि पेट्रोलियम एक सोर्स है जिससे क्या निकलता है, आपके पास पेट्रोल निकलता है। क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। तो दिस इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज पेट्रोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है वो एक वास्ट है, बहुत बड़ी क्या है, ब्रांच है, बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर से छोटी छोटी चीज़ें निकल रही होती हैं। और इनको हम अलग कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर हम इसे अलग करते हैं, बल्कि हम जब इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो लास्ट जो हमारा चैप्टर होगा 16, वहाँ पर हम जाके इसको बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इनको अलग करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसी तरह हमारे पास आते हैं थर्ड वन, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हम कहते हैं कुदरती गैस को जो हमारे घरों के अंदर आ रही है। अमूमन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे नेचुरल गैस कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सुई गैस के नाम से मशहूर है। किसके नाम से मशहूर है, सुई गैस के नाम से मशहूर है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर डिस्कवर हुई थी वो सुई एक एरिया है, ठीक है, इलाका है, वहाँ पर ये डिस्कवर हुई थी, तो वहाँ से इसका नाम क्या पड़ गया, सुई गैस पड़ गया। अब ये जो सुई गैस है ये ज़्यादातर मुश्तमिल होती है मीथेन पे, ठीक है। इसी तरह इसमें इथेन पाई जाती है, प्रोपेन, और थोड़ी सी मिकदार के अंदर क्या पाई जाती है, ब्यूटेन भी पाई जाती है। ठीक है, अमूमन आप किताब खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा सिर्फ मीथेन, नहीं, इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, मीथेन की। इट इज़ अबाउट 80% ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का तकरीबन 80% हिस्सा जो होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है, आपके पास मीथेन के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम ज़्यादातर पाकिस्तानी ऑथर इसे कहते हैं मीथेन है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ऑथर पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पर भी मुश्तमिल होती है, चूँकि इनकी कंसनट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। अब देखें ना, 20% में ये तीनों ने पाया जाना है, और उससे कम जो होती है तकरीबन 10% ये होती है, फिर 5% और ये पॉइंट्स के अंदर कुछ % पाई जाती है। इसको आप बड़ी बासानी से वाकिफ़ हैं। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, बर्निंग के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट, हीट के लिए इसको आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आप इसके अंदर लिख लें कि कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, खुराक को जो है वो पकाने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, आप नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई है। चलें नेक्स्ट सोर्स के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट सोर्स जो है हमारा वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ज़्यादातर इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बाज़ बुक के अंदर सिर्फ लिखा होता है कि जो कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन पेट डेफिनेशन है इसकी, द कंपाउंड विच इज़ कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे अगर हाइड्रोजन को साथ डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किस पे मुश्तमिल हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पे सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो यही हिस्सा पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हम जानते हैं कि हम लोग किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन है हमारी बॉडी में,
वो किससे मिलके बनी हुई है? कार्बन हाइड्रोजन से। विटामिन्स हैं वो भी इन चीज़ों से बनके बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ग्लूकोज है, वो भी किस में मुश्तमिल है आपके पास, अल्लाह भला करे, कार्बन और हाइड्रोजन पे। सो वी आर आल्सो अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम भी किसके सोर्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कब्र के अंदर चले जाएंगे, तो लाखों साल बाद ऑक्सीजन की ऊपर लेयर पड़ती रहेंगी, पड़ती रहेंगी, पड़ती रहेंगी, तो ये भी जो है किस में तब्दील हो जाएंगे? आपके पेट्रोलियम के अंदर तब्दील हो जाएंगे, फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और आखिरी जो है हमारे पास वो सोर्स आ जाता है लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि लेबॉर्ट्री के अंदर पहले कोई नामो निशान नहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बर्जीलियस ने कहा था कि जी यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी होती है जो सिर्फ जानवरों के जिस्म के अंदर तैयार कर सकती है, लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर तैयार नहीं करता। अच्छा, ये बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये आपने नोट करनी है और आपने ये लिखनी होती हैं, ठीक है। आपने ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने ये नोट डाउन करनी होती है। अब आप वो बच्चे नहीं रहे जिनको मैं एक एक वर्ड जनाब लिखता रहूँ, फिर तो मैं यहाँ पे घंटा घंटा लगा रहूँगा। आपको कंसेप्ट देना होता है, याद आपने बुक से करना होता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये लेबॉर्ट्री के अंदर से तैयार किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या आती थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ अगर हम तैयार कर सकते हैं तो जानवरों के जिस्म के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो इस थ्योरी को आप क्या बोलते हैं बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जो कि बाद में बर्जीलियस के स्टूडेंट वोलर ने जो है ना उसको कह दिया कि ये ख़त्म है। वोलर जो था उसने अमोनियम साइनेट से क्या किया? यूरिया को तैयार कर दिया, और इसने क्या कर दिया? ये प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ पे तैयार किया जा सकता है? लैब के अंदर तैयार किया जा सकता है। और इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तकरीबन 10 मिलियंस है, 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर वोलर ये एक्सपेरिमेंट ना करता, वो अलग बात है कि बाद में हो जाता, जाहिर है जो होना है वो तो होना ही है ना, जो हकीकत है वो तो सामने आनी है, बाद में हो जाता है। लेकिन अगर ये उस वक्त ना करता तो आज डिस्कवर होता। अगर आज डिस्कवर होता तो आज इतनी तरक्की ना होती। जैसे हम अपनी शू पॉलिश को लगा रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल्स हैं, ये भी इतनी जो है वो डिस्कवर ना। तो आपको पता है ना आजकल हम जो है पेट्रोल है उसको भी तैयार कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हम उसे सिंथेसाइज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो रोप्स हैं, बहुत सारी रस्सियाँ हैं, वो भी इन्हीं से हम बना रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें हैं, शू पॉलिश हैं, नेल पॉलिश हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सारी कलर्स हैं, डाइज हैं, ये जो सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो आज हमारे पास ना होती अगर वोलर उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट ना करता। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या सोर्सेज हैं वो यहाँ आपके सामने मैंने तहरीर कर दिए हैं। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है। अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन वो जो उसकी तरफ चलते हैं, वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लॉन्ग में भी आता है, ठीक है, और इसके अलावा ये साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। इसके अंदर से वो एक दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और इसी तरह जो है 2 से 3 जो है वो यूजेस पूछ लेगा, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे देगा कि आप उसको सॉल्व करें। आगे जितने भी मैंने आपको बताए ना सोर्सेज, अब जाहिर है आपको जब वो पता लग गए तो आप उनके यूजेस भी लिख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। कुछ नए भी आएंगे, उनको भी जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारे पास सोर्सेज यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम जानते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल गैस है बेटा, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? डोमेस्टिक यूज़। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ क्या है? डोमेस्टिक यूज़। घरों के अंदर कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, चीज़ों को पकाने के लिए। इसी तरह इंडस्ट्रियल यूज़ भी किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज़। अब इसको क्या किया जाता है? नेचुरल गैस को हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर हम क्या पैदा कर सकें? स्टीम को पैदा कर सकें, ठीक है। स्टीम को पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा नेचुरल गैस को हम वहाँ पर एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात? और नेचुरल गैस में जैसे मैंने आपको बताया मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है वो पाई जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, जो नेक्स्ट है बेटा
इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट यूज़ है उसे आप कहते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। इनको सेपरेटली एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल गैस से, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है। लिक्विफाई करके इसको आप सिलेंडर्स के अंदर यूज़ करते हैं। आप अमूमन देखते होंगे आप घरों में से जो है, अब तो नेचुरल गैस आम हो गई है, जब ये नेचुरल गैस नहीं थी, सुई गैस जब घरों में नहीं होती थी तो हम लोग एक सिलेंडर भरवाते थे। वो हमारे पास होता था, कोई जी 16 किलो का होता था या कोई ज़्यादा का होता था। तो वो जो हमारे पास मौजूद होती थी वो असल में लिक्विड होता था। लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैस में तब्दील होता रहता है। चूँकि ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, रूम टेम्परेचर में भी ये इनको बस चांस मिलना चाहिए, ये गैस में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको देखना हो, आप जो लाइटर नहीं होते अमूमन जो है ये सिगरेट वगैरह जलाने के लिए जो यूज़ होते हैं, वो जो आपके पास होते हैं, या वो जो इग्निशर होता है घरों के अंदर, माचिस की जगह पे आज नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ें आ गई हैं, तो वो जो यूज़ किया जाता है उसके अंदर भी यही पाई जाती है। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट बेटा, आप थर्ड इसके अंदर यूज़ कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा आप इसमें ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक है एसिटाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन जो होती है वो अमूमन आप गैस वेल्डिंग वालों के पास देखें ना, इनके पास बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है एसिटाइलिन। ये क्या करते हैं, ये बेटा कैल्शियम कार्बाइड एक कंपाउंड होता है, वो बड़ा सस्ता से मिल जाता है। उसको लेते हैं, टैंकी के अंदर डाल देते हैं, उससे गैस निकलती है, उसको पीछे स्टोर करते हैं। अब वो जो गैस होती है वो क्या होती है, एसिटाइलिन होती है। उस गैस के अंदर पीछे इन्होंने एक सिलेंडर रखा होता है। वो सिलेंडर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जो है ना, वो मिकदार के अंदर वो होता ही ऑक्सीजन का सिलेंडर है। आगे जो आपके पास टॉर्च आती है ना, उसके अंदर एसिटाइलिन और ऑक्सीजन दोनों अच्छी तरह एग्रीटेट होती हैं। एग्रीटेट से मुराद अच्छी तरह दोनों मिक्स होती हैं। जब वो मिक्स होती हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन। ऑक्सी एसिटाइलिन, जो ऑक्सी एसिटाइलिन होता है बेटा, इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ऑलमोस्ट ये चंद सेकेंड्स के अंदर 3000 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को गर्म कर सकती है। यहाँ तक इसलिए समझ आ गई बेटा। तो इस वजह से इसको हम किस में यूज़ कर लेते हैं, गैस वेल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास ये जो एसिटाइलिन होता है, इसी को यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कभी आप देखते थे कि हमें आम खाने होते थे तो हम एक प्रॉपर जून जुलाई के अंदर तकरीबन जाकर जो है वो आम आता होता था। आजकल जो है वो आप सर्दियों में भी आम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो तो प्रिजर्व कर लेते हैं ना, यानी कि वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ों को हम बना लेते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो बनाना होता था, हम इसके जो इसका पेड़ होता है, हम उसका वेट करते रहते थे कब पकेगा कब पकेगा। वो नहीं पकता था, हम लोग उसे तोड़ के गंदम के अंदर दबा देते थे, या जो तूड़ी की जो धड़ होती है उसके अंदर दबा दिया करते थे कि वहाँ पे हीट से ये पक जाए। लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसेस होता था। अब क्या करते हैं, जो लेटेस्ट हमारे पास है एडवांसमेंट पे हम जो चल रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिटाइलिन जो है, एसिटाइलिन है उसको यूज़ करते हैं। वो क्या करती है, वहाँ पर हीट को प्रोड्यूस करवाती है। हीट प्रोड्यूस करने से वो क्या हो जाता है, फ्रूट आपका पक जाता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वक्त से पहले चीज़ों को पका लेते हैं। आर्टिफिशियल रैपनिंग का मतलब होता है मसनूई तौर पर चीज़ों को पकाना। मसनूई तौर पर चीज़ों को क्या करते हैं, पका लिया जाता है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करता हूँ, एक और कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं, ये मेरा 4th पॉइंट है, 5th है, 4th ये है आपका और 5th पॉइंट आपका ये है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है इथाइलिन। इथाइलिन जो होती है बेटा, इससे हम एक चीज़ बनवाते हैं, उसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है कि व्हाट इज़ द इथाइलिन। इथाइलिन को हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल बनाने के लिए। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो बेटा एंटी फ्रीजिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है।
एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन कार। आपको पता है कि हम जो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी को डालते हैं ताकि वो हीट अप ना हो जाए। रेडिएटर में पानी डालते हैं। अब ये जो हम चीज़ लेके जाते हैं ना, जब हम ऊंचे मकामात बर्फानी जहाँ पर 24 घंटे, जैसे सियाचिन है हमारे पास, वहाँ पे जब हम लोग यूज़ करते हैं इनको, तो जो पानी होता है ना उसके अंदर टेम्परेचर ही माइनस पे है, तो उसके अंदर पानी जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। अब जब पानी उसके अंदर फ्रीज़ हो जाएगा तो आप गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब साइंस की एडवांसमेंट आई तो हमने क्या किया, उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं, जिसकी वजह से पानी वहाँ पर जमता नहीं है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो हो जाता है, हाई हो जाता है उसकी वजह से, और वो क्या करता है उसके ऊपर जो है वो जमता नहीं है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना पानी का, तो ये उससे भी कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी लो हो जाता है, उससे कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पानी होता है वो आपकी गाड़ी के अंदर जमता नहीं है और आप इसे एंटी फ्रीजिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा इससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। इथाइलिन को लेके हम इसे एसिटिक एसिड भी बना लेते हैं, एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है। इसी तरह हम इससे जो है इथाइलिन को ही यूज़ करके हम इसे हम पीवीसी लिख देता हूँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये जो शापर होते हैं या जो पाइप होते हैं पानी वाले जो आप देखते हैं ग्रीन पाइप जैसे अमूमन यूज़ किया जाता है, तो वो हम इसी से यूज़ करते हैं, निकालते हैं किससे, इथाइलिन से लिया करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा हमारे पास और भी कर लें, फिनोल होता है एक, वो भी इसी से हम निकालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं का होता है, बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है उसे हम फिनोल कहते हैं। फिनोल को एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक से मुराद होता है ये जरासीम कुश होता है, जरासीम कुश, जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर। अमूमन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। उसके अलावा हम ढेरों चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना रहे हैं, वो आप वैसे लिख लीजिएगा। जैसे आपके पास डाइज़ हैं, हमारे पास जो हम पेंट बना रहे हैं, इसी तरह हम मेडिसिन्स बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि नाइलॉन है वो बना रहे हैं, नाइलॉन 6 बना रहे हैं, नाइलॉन 6 बना रहे हैं, वो भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़रिए ही हम बना रहे हैं। सो अब आप ज़रा देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़रिए हम क्या बना रहे हैं, अपने परफ्यूम्स वगैरह भी बना रहे हैं। अब देखें ज़रा ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारी ज़िंदगी के अंदर जो आज हम एडवांसमेंट देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है। अगर आप AC को देख लें, AC के अंदर भी आपके पास जो होती है वो फेरियोन गैस होती है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हर जगह पर हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं है कि आप वो वाली चीज़ें उठा के यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। आपने वही लिखनी है जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, आपने वही सिर्फ चीज़ें लिखनी है जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था, इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करें, प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।